ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर के। और काफ़ी अच्छा टॉपिक आज हम लोग चालू करने वाले हैं। हम लोग चालू कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री। तो ये हमारा क्वांटम केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप समेटे बैठे हैं। तो हो सकता है वो क्लियर होंगी या हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो हम लोग चालू करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। और क्वांटम केमिस्ट्री में हमें देखना क्या क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री में बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, क्वांटम केमिस्ट्री में कितने टाइप की मैथमेटिक्स यूज होती है, ये सब चीज़ें हमें देखना रहेगा। और क्या है क्वांटम केमिस्ट्री, क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला आता कितने मार्क्स की आती है। तो आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग अपनी क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री तो कभी कभी तो पेपर में हमारा 25 से 30 के बीच में या 20 से 25 के बीच में, यानी मिनिमम अगर मार्क्स जोड़ा जाए क्वांटम केमिस्ट्री का कि मिनिमम कम से कम कितना आता है, तो लगभग 17 से 18 नंबर तो ये मिनिमम आता है। और मैक्सिमम पूछा जाए तो 30 से 35 भी पहुंचता है। 30 से 35 के बीच में भी हमारी क्वांटम केमिस्ट्री पहुंच जाता है। आखिर ज़रूरत क्यों है क्वांटम को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने की या इतना ज़्यादा मार्क्स के पूछने की? क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उनमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में क्वांटम आ ही जाती है। आप बिना कोशिश किए कि क्वांटम के बिना हमारा काम हो जाएगा, तो नहीं जी, क्वांटम के बिना आपका काम नहीं होगा, क्वांटम आपको करना ही पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि आप CSIR नेट का पेपर क्वालिफाइड करने के लिए क्वांटम ना पढ़ के जाइए, लेकिन आप जब PhD करेंगे, आप जब बाकी चीज़ें आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन होती हैं कि भाई हाँ क्वांटम से आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कह दिया जाए Li होता है ना, Li लिथियम, इसका 1s2 2s1 होता है। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा सर इसका 1s3 क्यों नहीं हो सकता, तो आप सीधा बोलेंगे सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उनकी स्पिन ये होती है, पाउली ने बताया था, हुंड ने बताया था, ये सब चीज़ें आते हैं। लास्ट में ये बात आ जाए अगर आपके पास कि सर पाउली और हुंड को कैसे पता चला था कि इसमें एक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे बात ये भी तो आ सकती है ना, ठीक है आपने कहा कि आप ये कह के बच गए, अरे उन्होंने कहा था कि नहीं होगा, तो भाई उनको किसने बोला था कि जाके पृथ्वी में जाओ, ब्रह्मा जी ने बोला नीचे वरदान दे जाके कि एक ऑर्बिटल में 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आएंगी, इन चीज़ों का हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा क्वांटम केमिस्ट्री से। इसलिए कहीं भी चीज़, ज़्यादातर टीचर एक चीज़ बोल के चीज़ों में बच जाते हैं। जैसे बोला सर इसका आंसर क्या होगा, इसका रीजन क्या, तो बोलेंगे, दूसरे टीचर बोलते हैं अरे इसको हम क्वांटम में पढ़ते हैं। अरे हर चीज़ को तो हम क्वांटम में पढ़ते हैं, चाहे ग्रुप थ्योरी हो चाहे जो कुछ, जो इसका आंसर क्या होगा सर वो क्वांटम से आया हुआ है। तो बाकी टीचर, अगर आप भी टीचर हैं तो इस बात को बोल के आप बच सकते हैं, तो मैं क्वांटम का नहीं हूँ लेकिन ये चीज़ क्वांटम से आती है, आप क्वांटम वाले सर से पूछ लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो लोग बोल देते हैं हाँ जी क्वांटम से आती है, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखना है कि आखिर कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंस दिया गया। आप पढ़ेंगे तो आपको रियली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ ये क्वांटम केमिस्ट्री है। और दूसरी बात कि जो मैथ वाले हैं, जो बायो वाले हैं, सबसे बड़ी घटना जो होती है कि मैथ का क्या है और बायो का क्या है। पहला वीडियो हो सकता है पूरा मैथमेटिक्स का होगा कि उसमें पूरी मैथ बताई जाएगी। मैं ज़्यादा हार्ड मैथ इसलिए नहीं बताऊंगा, जहाँ पे काम लगेगा वहाँ पे मैं मैथमेटिक्स करवा दूंगा। ये नहीं कि 2 वीडियो शुरुआत के पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, गामा फंक्शन सारा कुछ बताते चलें तो आपके दिमाग में आएगा। आप अगर ऑफलाइन होते तो आप 1-1.5 घंटा 2 घंटे का बैठ के देख सकते थे, लेकिन आप आधा घंटा के 3 वीडियो मैथमेटिक्स के नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो बायो वाला स्टूडेंट होगा उसको मैथमेटिक्स इतनी बोरिंग लगती है कि वो तुरंत स्किप कर देगा, बोलेगा मैं क्वांटम नहीं पढ़ूंगा। इसलिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है छोटी छोटी, वो मैं पहले वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जितनी भी मैथ आएगी, मैं जहाँ पे मैथ आएगी वहाँ बताऊँगा, और उसको स्किप करने का भी रीज़न बताऊँगा कि देखो ये नहीं करना, इससे डायरेक्ट हम यहाँ आ जाते हैं, जो सभी लोग करते हैं। बताने को तो आप 3-4 वीडियो पूरी मैथमेटिक्स बता दो, एक में डिफरेंशिएशन, एक में इंटीग्रेशन, सब कुछ करते करते चले जाओ, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं। लास्ट में हमें अपने रिजल्ट याद करने होते हैं, हमें अपना क्वेश्चन में अप्रोच करना होता है। बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। और ये नहीं कि मैं तीसरे चौथे लेक्चर तक केवल मैथमेटिक्स कंटिन्यू करता रहूँ। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना है कि हमें जो बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं हैं उनको भी अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मैथमेटिक्स हो जाएगी तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देख ही रहे हो कितना ज़्यादा आता है। फिर दूसरी बात, मैंने लाइव वीडियो में भी यही कहा था कि अगर आपको पूरी क्वांटम नहीं भी करनी है तो कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनको बिना मैथमेटिक्स बिना कुछ क्वांटम किए दिमाग लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए वीडियो देखते रहिए, क्या पता किसी इजी पोर्शन से क्वेश्चन से पॉली एसिमेट्रिक प्रिंसिपल से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, उसमें किसी भी टाइप की मैथमेटिक्स नहीं लगती है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप वही वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कौन सा वीडियो सर देखना है, कौन सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखने के लिए आप मुझको मैसेज या कॉल कर दें, मैं आपको बता दूंगा। आप पूरे मत देखिए, हालांकि आप पूरी कोशिश करिए, मैं इजी वे में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको 4 से 6 नंबर पाने के लिए मैं आपको बता दूंगा। आप केवल यही करके चले जाइए, आपको क्वांटम से इतने मार्क्स का मिल जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं कि क्वांटम में हमें करना क्या क्या है। तो क्वांटम में हमें करना क्या क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें करना है बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले करना है बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो गया। फिर थोड़ी बहुत इसके बाद सीख लेंगे हम लोग मैथमेटिक्स से सीख लेंगे। तो उसके बाद हम मैथमेटिक्स सीखेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेशन मेथड सीखेंगे। थर्ड आता है हमारा अप्रॉक्सीमेशन मेथड सीखते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड स्पेक्ट्रा सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा सीखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा सीखने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सीधा कहाँ? ऑपरेटर। नंबर 5 पे आ जाता है हमारा ऑपरेटर पढ़ते हैं। ऑपरेटर के बाद हम कम्यूटेटर पढ़ते हैं। आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पढ़ते हैं। आइगन फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? इसी के बाद आ जाता है पास्टुलेट्स पढ़ते हैं। पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम पढ़ते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या देखना रहेगा? पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम करने के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखते हैं हम लोग कि श्रोडिंगर क्या होते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद हम 1D बॉक्स देखते हैं। 2D बॉक्स देखते हैं। 2D बॉक्स के बाद 3D बॉक्स देखते हैं। इसके बाद SHO देखते हैं। SHO के बाद हाइड्रोजन एटम देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के बाद हम लोग रिजिड रोटर देखते हैं। उसके बाद हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी देखते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी के बाद हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी देखने के बाद हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मेथड मैंने लिख ही दिया है। वेरिएशन प्रिंसिपल देखते हैं। इसके बाद हम लोग वेरिएशन प्रिंसिपल देखेंगे। वेरिएशन प्रिंसिपल देखने के बाद हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे। हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत आता है हकेल मॉलिक्यूलर का। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में VBT और MOT का कंपैरिजन देखेंगे। क्या होता है MOT, क्या होता है VBT, क्या होता है MOT, क्या होता है VBT। उसके बाद पाउली एसिमेट्रिक प्रिंसिपल और स्लैटर रूल क्या देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाउली प्रिंसिपल देखते हैं कि पाउली ने क्या बताया था। उसके बाद हमारा आता है स्लैटर रूल हम लोग देख के बताएंगे कि हाँ स्लैटर रूल क्या कहता है। इतनी चीज़ें हमको देखनी रहेंगी। ऑपरेटर क्या होते हैं, कम्यूटेटर क्या होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है, फिर पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, MOT क्या होती है, VBT क्या होती है, SHO हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटर देखना रहेगा। 1D 2D 3D बॉक्स की एनर्जी, उनके वेव फंक्शन, उनकी डिजेनरेसी देखना रहेगा। ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोग पाउली प्रिंसिपल में आएंगे, स्लैटर रूल में आएंगे। इतना सब हमें देखना रहता है। ये सब चीज़ें हमें क्वांटम में करके जानी है। इनको 7 या 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है कि इतनी यूनिट में हमें ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम चालू करते हैं सबसे बेसिक मैथमेटिक्स से। सबसे बेसिक मैथमेटिक्स जिसका मैंने एक चार्ट बना के रखा था, ये चार्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इस चार्ट में क्या है, बचपन में पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, बचपन में आप पढ़ते आए हो क्या कि साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन थीटा में वैल्यूज क्या क्या होती है। इन्हीं 3 से हमारा काम चल जाएगा, बाकी हम उलट के निकालेंगे। जैसे कॉसेक का 1/sin, टैन का कॉट, ये जो होगा हम अपना उलट के निकालेंगे। क्या बात आती है
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इन डिग्रीज में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमको याद करना है। ये जगह जगह पे यूज होंगी। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि इनका रट्टा लगाना, आप इनको 2-4 बार प्यार से देखिएगा, आपको अपने मन से याद हो जाएंगी। याद करने के बाद हमें जब कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपने मन से बार बार वैल्यू मिलती जाएंगी, और जब वैल्यू मिलती जाएंगी तो ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 63√3/2, साइन 91, साइन 180 0 होता है। फिर उसके बाद आता है कास, कास की 1, कास 30√3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, कास 90 0, 180 -1। बात आती है टैन थीटा, तो साइन अपान कास थीटा ही हमारा टैन थीटा होता है। क्या लिखते हैं? टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा। देखो अब जैसे आपसे किसी से कहे, आपसे किसी ने बोल दिया कि tan 30 की वैल्यू बता दो, तो साइन 30 अपान tan 30, तो देखो साइन 30 अपान tan 30 क्या होता है, हमको निकालना है tan 30 डिग्री की, तो हम इसको लिखेंगे साइन 30 अपान cos 30। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/2 और cos 30 की हमें पता है √3/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, क्या बच के आता था 1/√3, तो ये 1/√3 हुआ। यानी अगर आपको पूरा नहीं भी याद करना, उससे भी बचना चाहते हैं, तो आप साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए। बाकी आपको ये पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब आपको पता चल जाएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे आते हैं। मैं आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता, ताकि आपके अंदर का जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि हाँ मैथमेटिक्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं ये बात को? मैं बिल्कुल मेन फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि बस ये याद करना। बाकी मैं आपको जहाँ पे आएगा वो सिखाऊंगा, और उसके बाद उसको कैसे स्किप करना है ये चीज़ सिखाऊंगा कि चलो इसके बिना हमारा काम हो जाएगा। यानी अगर प्योर बायो वाला भी है तो हमारा क्वेश्चन करके जाएगा वो। तो ये था हमारा साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा को सीखने की प्रक्रिया कि हाँ भाई साइन थीटा कास थीटा याद कर लो, टैन निकल आएगा, कोसेक निकल आएगा, कॉट निकल आएगा, ये सब निकल के आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आगे हमें क्या करना है, आगे हमारे पास जो 1-2 और बेसिक फार्मूले जो शुरुआत के दिनों में ही लगेंगे, उनमें सबसे पहला आता है कास स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, और दूसरी बात आती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। कैसे यूज करना है वो सब कुछ बताया जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ये cos क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, कहाँ यूज होगा। आप बस देखते चले जाइए कि ये 2-4-10 फार्मूले हमारे मेन हैं, इनको हमको याद करना है। अब ये आता है साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यानी हमको 2 फार्मूले याद करना है, cos स्क्वायर थीटा का और साइन स्क्वायर थीटा का। अंतर क्या आता है, ये फार्मूला हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि भैया साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी करना है डी थीटा या डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान लो डायरेक्ट नहीं पता है, सीखना हमें कैसे यूज करना होगा। इंटीग्रेशन उसने पूछा साइन स्क्वायर थीटा का बता दो, तो हमें क्या है, हमें डायरेक्ट नहीं पता है साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, लेकिन हमें इसका फार्मूला पता है। हमने इसका फार्मूला लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इधर मान लो डी थीटा आ गया या डी एक्स आ गया, जो भी होगा अपना। तो अब हमें cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन पता रहेगा, हमें 1/2 का पता रहेगा, हम दोनों को तोड़ के अपना इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। मतलब कोई बड़ी वैल्यू को तोड़ने में ये फार्मूले काम आएंगे, उसको रियल में छोटा बना लेंगे, छोटा बनाने के साथ साथ हम उसको इजी वे में लाके उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये हमारा था साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला और कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला। इतना करने के बाद एक चीज़ और आती है कि साइन n पाई इक्वल टू 0 होता है। मतलब साइन का कोई भी पाई आ जाए, कोई भी पाई आने का मतलब सर क्या होता है, साइन का कोई भी पाई अगर आ जाएगा तो वो हमारा 0 होता है। यानी कि देखो कौन सा पाई, जैसे आपको कोई कह दे साइन 0 × पाई, साइन 1 × पाई, साइन 2 × पाई,
साइन 3 इंटू पाई, मतलब क्या हुआ, ये तो साइन 0 ही हो गया, तो ये तो 0 ही होता, ये साइन 180 हो गया, साइन 180 हो गया, साइन 180 हो गया, तो ये भी 0 होगा, साइन 360 हो गया, ये भी 0 होगा, साइन 3 पाई आएगा, ये भी 0 होगा। यानी साइन का कोई भी पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई या 0 पाई, वो वैल्यू 0 देता है। साइन का कोई भी पाई 0 वैल्यू देता है, याद कर लीजिएगा यहीं पे, साइन का कोई भी पाई 0 देता है, यानी साइन 0, साइन 180, साइन 360 या आगे बढ़ाते चले जाइए, वो सारे हमारे 0 आते हैं। उसके बाद बात आती है कास एन पाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, कास एन पाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कास में एन पाई अगर रखेंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे रखते चले जाएंगे तो कभी +1 मिलेगा, कभी -1 मिलेगा। यानी कहा गया +1 आता है जब n हमारा इवन होता है और -1 आता है जब n हमारा ऑड होता है। यानी यही चीज़ें हमको सीखनी थी। कास का n पाई, मान लो पूछ लिया गया कास पाई कितना होगा, तो कास पाई का मतलब हुआ कास 1 पाई, 1 क्या है हमारा ऑड नंबर है, इसलिए वो -1 होता है। कॉस 2 पाई कितना होता है, 2 हमारा इवन नंबर है, इसलिए वो +1 होता है। इस तरह हमें सीखना है कैसे कास +-1 की वैल्यू n इक्वल टू इवन में और n इक्वल टू ऑड में होती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, साइन का कोई भी पाई हमारा 0 होता है, कॉस का n पाई ऑड होगा तो माइनस होगा, इवन होगा तो प्लस होगा। ऑड इवन समझ गए, कॉस 1 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप ऑड इवन का फार्मूला लगा के उसको +-1 में कन्वर्ट कर सकते थे। याद रखिए ये क्वांटम नहीं चल रही है, ये मैथमेटिक्स चल रही है। क्वांटम समझ में आएगी, आप बायो वाले होंगे ना तो थोड़ा हेजिटेशन होगा बहुत ज़्यादा। एक बात कह सकता हूँ, स्किप कर दो ये वीडियो फर्स्ट वाला मैथमेटिक्स का, क्वांटम चालू होगी क्वांटम से देखना हो, गारंटी हमारी रहेगी समझ में आएगा। लेकिन देखो इसको थोड़ा बहुत, कोई हुआ तो है नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई मैथमेटिक्स नहीं समझ में आई। 10th तक तो पढ़ा है ना, सारी 10th में ही तो पढ़ाई गई थी, बस हम भूल गए। भूल मैं भी गया हूँ, मैं भी देख देख के लिख रहा हूँ कि कहीं गलती ना होने पाए, क्योंकि अगर मेरे से गलती हो गई तो कहाँ कहाँ गलती हो गई आपसे पता नहीं, एग्जैक्ट सब मुझे भी नहीं याद है। लेकिन क्वांटम चालू होगी वहाँ मजा आएगी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैथमेटिक्स से डरने का नहीं। उसके बाद आता है बेसिक से फार्मूले, क्या डिफरेंशिएशन, आपको छोटा सा डिफरेंशिएशन, बिल्कुल छोटा सा सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मान लो कहीं लिखा है d/dx ऑफ x, तो ये हमारा 1 हो जाता है, d/dx ऑफ x हमारा 1 हो जाता है। अब जैसे d/dx हमारा x² लिखा है, d/dx ऑफ x² लिखा है, तो ये 2 आगे आ जाता है तो 2x हो जाता है। फिर d/dx ऑफ x की पावर 4, तो ये हमारा 4x हो जाता है। इस तरह के d/dx हम सीखेंगे, बड़े आएंगे बड़े बिल्कुल भी मैं पहले वीडियो में आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जिन कारणों से मैंने पहली बार में क्वांटम छोड़ी थी कि बाप रे बाप इतनी बड़ी मैथमेटिक्स हम नहीं कर सकते, क्वांटम के अलावा दूसरा टॉपिक ऑर्गेनिक का कर लेंगे। बाद में पता चला उसका कोई मतलब नहीं, आपको आए या ना आए आप क्वांटम कर सकते हैं। अब जैसे आपको कहा जाए d/dx ऑफ e की पावर x, ये आ जाता है e की पावर x ही। अगर आपको कहा जाए d/dx ऑफ e की पावर 4x, तो पहले तो आ जाएगा e की पावर 4x, फिर इसी में d/dx ऑफ 4x का हम फिर से निकाल लेते हैं, तो e की पावर 4x तो पहला आता है और इसका आ जाता है हमारा 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट है आगे आ जाता है भाई, इसे लिखते हैं d/dx ऑफ 4x, तो 4 तो हमारा कांस्टेंट, इसको आगे कर लेते हैं तो ये हो जाता है 4 d/dx इंटू x। अब इसका तुम पहले ही पढ़ चुके हो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई 4x, 4 इंटू 1 बराबर 4, तो यही 4 लिख दिया गया, इसका आंसर आ गया 4 e की पावर 4x। ये इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आप धीरे धीरे ऐड करेंगे ना तो देख के ही तुरंत बता देंगे, अच्छा e की पावर 2x है, 2e की पावर 2x इसका आंसर होगा। मतलब आप डायरेक्ट ही हिट मार देंगे, उसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं होगी आपके पास। तो ये d/dx था। अब जैसे आएगा d/dx अब साइन x क्या होता है, cos x होता है, d/dx cos x क्या होता है, साइन x क्या होता है, कब माइनस होता है, कब प्लस होता, वो सब आप पहले वीडियो में मत सीखिए। सारे लोगों ने पहले वीडियो में सिखाया, लेकिन मैं कहता हूँ मैं पहले वीडियो में नहीं बताने वाला,
कि कितने डिफरेंसेस आप छोड़ देंगे, गारंटी आप छोड़ देंगे पूरी क्वांटम। जहाँ जहाँ आएगा मैं ब्रैकेट में लिख के बता दूंगा, साइन एक्स का ये होता है, कॉस एक्स का ये होता है। आप बोलेंगे यस सर होता है तो होता है, मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखा देता हूं कि हाँ डेरिवेशन करने के बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, हम उसको कैसे याद करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूं। फिर होता है क्या, लिमिट की बात आती है। भाई डिफरेंशिएशन में भी जैसे लिमिट दिया हो, लिमिट रखना आप सीख लिए हैं कि कोई भी आंसर आएगा तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का लोअर लिमिट कर देंगे और हम उसका आंसर बता देंगे, यही तो था। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन सीखते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल हल्का हल्का सा डोज दे रहे हैं आपको, हल्का हल्का सा कि इंटीग्रेशन पहले, हाँ इंटीग्रेशन से पहले एक चीज़ और सीख लीजिए कि डिफरेंशिएशन में जो जैसे दो डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस दो फंक्शन लिखे होंगे, मान लो लिखा है साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नहीं देख समझ में आ रहा, देखो कैसे करना है, लिखना है जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स का तुम्हें डी डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है ऐसे करके। तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो देखो पहला फंक्शन ये हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ, तो हमने क्या किया, हमने लिखा साइन एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसे लिख दिया, फिर लिखा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हमने कर दिया प्लस का, फिर हमने लिखा सेकेंड फंक्शन तो हमने लिख दिया कॉस एक्स, फिर हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बस इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। यानी जो फार्मूले में लिखा है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, उसको फार्मूले में कैसे लिखना है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह हम फार्मूले बनाते हैं। अब बात आती है इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में क्या करना है वो देखिए, हालांकि छोटी सी चीज़ है इंटीग्रेशन, है तो बहुत बड़ा लेकिन वो मैथ वालों के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आपसे किसी से कहा गया इंटीग्रेशन आप x की पावर 4 लिख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1। इस टाइप पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। वहाँ क्या आया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर आया था यहाँ पे माइनस लगा के होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन ऑफ इतना, और इसके बाद जो आता था इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स डॉट डी एक्स आ जाता था, डी एक्स ये आ जाता था। इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डीएक्स और उसका हमारा होल इंटीग्रेशन करना होता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फार्मूले हम एक एक करके यूज करते हुए चलेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। जब हमारे पास आएगा क्वांटम स्टार्ट होगा, वहाँ से हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब अपने मन से सीख जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि गामा फंक्शन क्या होते हैं। लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन ये बीच में यूज होगा, जब ब्रैकेट नोटेशन पढ़ेंगे उसके पहले यूज हो जाएगा कि गामा फंक्शन हमारा क्या होता है। कुछ भी नहीं करना, पिछले जब स्टैटिस्टिकल में देखेंगे ये सब जगह देख चुके हैं कि एक बात देखा था मैंने कि 1/2 गामा 1/2 इक्वल टू √पाई होता है। जैसे आपके पास लिखा है गामा 7/2, आपके पास जैसे आपको किसी ने लिख के दे दिया कि गामा 7/2 हमारा कितना होगा, या गामा 9/2 हमारा कितना होगा, या गामा 13/2 हमारा कितना होगा, तो वो चीज़ बताने के लिए क्या लिखा गया, जैसे कि 7/2 लिखा है तो हम इसको एक कम करके लिखते हैं 5/2 3/2 1/2 और √पाई लिख देते हैं। जैसे आपको किसी ने लिखा कि गामा 9/2 क्या होगा, तो 9/2
ना लिख के 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 √π। इस तरह हमारा गामा फंक्शन वर्क करता है। दूसरी बात आती है गामा n, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है गामा n क्या होगा, तो गामा n होता है फैक्टोरियल n-1। गामा n हमारा क्या होता है, वो हमारा फैक्टोरियल n-1 होता है। जैसे आपसे पूछा जाए गामा 4 कितना होगा, तो आप लिखेंगे ये फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है। गामा 5 कितना होता है, गामा 5 कितना होता है, तो ये होता है फैक्टोरियल 4 के बराबर। ये होता है हमारा गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन के एक दो फार्मूले हैं जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलों में आते हैं, वो चीज़ हमें देखना है आखिर कैसे गामा फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको लिखा मिलेगा कहीं 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर -ax dx, यानी आपके पास बहुत बड़ा सा डेरिवेशन टाइप करने के बाद इंटीग्रेशन मिलेगा। इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन की मदद से हम लोग लिखते हैं गामा n+1 a की पावर n+1, गामा n+1 a की पावर n+1। यानी इतने बड़े इंटीग्रेशन को हम लोग गामा फंक्शन में बना के डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर -ax और dx है अगर, तो हमारा हो जाता है गामा n+1 अपान a की पावर n+1। अब जैसे इसका एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी लेके चले और x की पावर 3 और e की पावर -2x dx। अब देखो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो मैं भी फंस सकता हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग गामा फंक्शन का यूज करेंगे। गामा फंक्शन के यूज में क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू x के ऊपर 3 है, इसी को हमने n कहा था, तो ये हमारा हो गया n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये आ गया हमारा गामा n+1 मतलब 3+1 अपान a की पावर, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, a की जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3+1 ये आ गया गामा 4 अपान 2 की पावर 4। तो गामा 4 को हम लिख सकते थे क्या फैक्टोरियल 3, 2 की पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 16, तो ये आ गया 16। फिर इसको हम 3 को लिख सकते थे 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 16, 8 टाइम कट गया, यानी कि हमारा आ गया 3/8। ये हमारा आंसर आएगा 3/8। अब सोचो इसको किसी को दे दिया जाए कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, तो देख के ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि अरे कैसे सॉल्व करेंगे इतना बड़ा इंटीग्रेशन। लेकिन हम गामा फंक्शन के फार्मूले की मदद लेंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो बच गए ना आप इंटीग्रेशन से। इतना तो कर ही सकते हो कि एक गामा फंक्शन का फार्मूला याद कर लो ये वाला, और ये पता हो जाए इसको n बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, बस n देख लो, a देख लो, वैल्यू पुट कर दो, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इन्हीं सब चीज़ों में से फार्मूलों का यूज कर करके हमें बचना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है गामा लिखते हैं। गामा फंक्शन है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और उसके बाद लिखते हैं x की पावर n e की पावर -ax स्क्वायर, x की पावर n e की पावर -ax स्क्वायर dx। यानी कि जैसे पिछला फार्मूला था सेम टू सेम वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर आ गया है और ये x की पावर n तो पिछले में भी था यहाँ में भी था। इसकी दो वैल्यू आती हैं, एक तो वैल्यू 0 आती है, इसकी दो वैल्यू आती हैं, एक तो वैल्यू हमारी 0 आती है, दूसरा हमारा आता है गामा n+1 डिवाइड बाई 2 अपान a की पावर n+1 डिवाइड बाई 2। कब 0 आता है, कब क्या आता है, तो n बराबर अगर ऑड होगा, अगर n बराबर ऑड होगा तो वो हमारा 0 आएगा, और n बराबर इवन होगा तो हमारा ये वैल्यू आएगा। देखो खूब बड़ा सा डेरिवेशन इसी तरह लिखा रहेगा, कैसे -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा रहेगा, x की पावर क्यूब e की पावर -4x स्क्वायर dx। इसका बोलेगा इंटीग्रेशन बता दो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 0 लिख देना है। क्यों? क्योंकि n बराबर ऑड के लिए 0 होता है, मतलब इसको देख के डरना नहीं है, हमें ये फार्मूला याद करके जाना है। ये बेसिक सी चीज़ें होती गामा फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, क्या गामा फंक्शन होगा, कहाँ गामा फंक्शन है, सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले देख लें कि ये बेसिक से फार्मूले इनका कितना बड़ा यूज है। मतलब इतना बड़ा डेरिवेशन अगर आप बिल्कुल लाइन से मैथमेटिक्स के फॉर्म में करते चले जाएंगे तो सॉलिड बात है कि आपको दिक्कत होगी, मैं भी हो सकता ना कर पाऊँ, लेकिन गामा फंक्शन के यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, दूसरा हम लोगों को ये पहले ही पढ़ चुके हैं, गामा 1/2 बराबर √π होता है।
बस इससे ज़्यादा मैं मैथमेटिक्स आपको नहीं बताना चाहता हूँ अभी, क्योंकि आप अभी ही बोर हो गए होंगे कि ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है या क्वांटम केमिस्ट्री चालू हुई। तो मेरे भाई ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको याद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ लेना। हाँ, इस टाइप की मैथमेटिक्स यूज होती है। आप इंट्रोडक्शन के तौर पे लें कि मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन था कि इस टाइप की मैथमेटिक्स आपके पास यूज हुई है, बस याद नहीं करना कुछ भी। आ जाता है साइन थीटा और गामा फंक्शन, वो भी जब आएगा, जहाँ टॉपिक में आएगा वहाँ मैं लिखवा दूंगा, हाँ ये गामा फंक्शन का फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये। मेरी बात मानिए, शॉर्ट नोट जो मिलेगा उसमें मैथमेटिक्स और क्वांटम पूरी 9-10 पेज में लिखी रहेगी। गारंटी लेता हूँ मैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप पहला वीडियो देख के रिलैक्स हो जाइए, कह रहे मैथमेटिक्स थी या फालतू का वीडियो बना के इसने डाल दिया है, इस मैथमेटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब क्वांटम चालू करेंगे आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा, अरे सर ठीक है, कोई मैथमेटिक्स, कोई बायो वाला नहीं, कोई मैथ वाला नहीं, ठीक है। आप इस वीडियो को बस इंट्रोडक्शन के तौर पे लीजिए, ना कि मैथमेटिक्स, हार्ड मैथमेटिक्स या बायो वाले स्पेशली आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चिल मार के वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स थी, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।